गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमारा फर्स्ट यूनिट फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, उसका पहला पार्ट खत्म हुआ था जिसका नाम था द हिमालयाज़। जो आपका पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, उसमें से छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आज उसी का हम दूसरा पार्ट करें जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन प्लेन, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया, इंडो गंगेटिक प्लेन। और ये आप देख रहे हैं, ये पूरा हरा वाला पोर्शन, वैसे तो ये सारा कुछ है, लेकिन इंडिया में ये वाला जितना भी पोर्शन है ये और यहाँ तक, इस सारे को हम कहते हैं हिंदी में उत्तरी भारत का विशाल मैदान। आज हम इसको करेंगे, इसको हम दो पार्ट में करेंगे। एक हम इसका शुरू में इसमें क्या क्या इसके सेलेंट फीचर्स हैं उसको करेंगे, और फिर कल हम जब नेक्स्ट में आपको वीडियो डालूंगी उसमें हम इसके डिवीज़न करेंगे कि हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। अब जो ग्रेट इंडियन प्लेन है, संसार का सबसे बड़ा प्लेन है जिसको हिंदी में मैदान कहते हैं। संसार का सबसे फर्टाइल मैदान है। इसकी जो माउथ ऑफ कराची, ये अपना इंडस रिवर से लेकर ये फैला हुआ है, इंडस के मुहाने से लेकर और ये गंगा नदी के मुहाने तक फैला हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 3200 किलोमीटर है, ईस्ट और वेस्ट से, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ये अकेला इंडिया में जो यहाँ से है 2400 किलोमीटर लंबाई है, इंडिया में है, और टोटल इसकी लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। ये जो प्लेन है ये दोनों तरफ की रिवर्स, यानी पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स हैं, जितनी भी प्रायद्वीपीय है जिसमें से नदियाँ निकलती हैं, और जितने भी हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, उनके तलछट लाकर जमा करने से बना हुआ है। ये जो मैदान है ये आपका लगभग वेस्ट में, पश्चिम में 500 किलोमीटर चौड़ा है, और पूरब की तरफ आपको दिख भी रहा है ये यहाँ पर इतना चौड़ा है, और ये जहाँ पर जाते जाते पूरब में बिल्कुल नैरो होता चला जाता है। तो जो पूरब में ये इलाहाबाद के पास लगभग 280 किलोमीटर, और उसके बाद आपका ये इलाहाबाद है 280 किलोमीटर, और जब 160 किलोमीटर राजमहल हिल्स के पास रह जाता है, और असम में ये सिर्फ 60 से 100 किलोमीटर जितना चौड़ा रह जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में इसकी लगभग 460 किलोमीटर चौड़ाई है। तो पता चलता है कि ये ऑन एन एवरेज 500 किलोमीटर की इसकी विड्थ है, लेकिन इसकी विड्थ घटती बढ़ती रहती है। इसका जो टोटल एरिया है पूरे भारत में 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है पूरे भारत का, और ऑलमोस्ट 43% कवर करता है पूरे। वो तो मैदान हैं सारे के सारे हमारे जितने भारत के कोस्टल मैदान और ये, लेकिन ये इस तरह से कवर करता है। इसकी जो उत्तरी सीमा है, जो बॉर्डर है, वो शिवालिक है, शिवालिक का फुट हिल्स, और बहुत वेल डिफाइंड है। क्लियर कट पता चल जाता है कि शिवालिक से, कि एकदम से यहाँ मैदान था, यहाँ पर शिवालिक पर्वत की जो हमारी हिल्स हैं या जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। जो दक्षिणी भाग है इसका वो बहुत कटाफटा, आप खुद भी देख सकते हैं, वो जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वो सारा का सारा प्रायद्वीपीय पठार का जो ऊपरी भाग है वो इसका दक्षिणी छोर बनाता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैडम उत्तरी भारत के विशाल मैदान के उत्तर में क्या है, तो मैं कहूँगी शिवालिक पर्वत, दक्षिण में क्या है तो मैं कहूँगी प्रायद्वीपीय पठार जो है वो इसके दक्षिण में पड़ता है। इसके बाद है इसको, जैसे मैंने आपको बताया, ये एग्रीडेशनल प्लेन है, बहुत फाइन एग्जांपल है वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि एग्रीडेशनल प्लेन यानी कि सेडिमेंट्स जमा कर करके इसमें रिवर ने किस तरह से, रिवर्स ने इसको बनाया है। इसकी जो एलुवियल की डेप्थ है, यानी इसकी जो तलछट जो इसमें जमा हुई है वो अलग अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप पूछेंगे तो इसकी जो है वो आपके दक्षिणी सिरे पर ये सबसे ज़्यादा है, लगभग 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर गहरी इसमें तलछट जमा हुई है। ये दिल्ली और राजमहल के बीच में, ये दिल्ली है आपका, ये राजमहल हिल्स है, इनके बीच में ये वेरी करती रहती है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, लेकिन ये सबसे कम आपको राजस्थान में और असम में मिलती है, इसकी जो तलछट की गहराई है। इसके बाद इसमें एक जो बहुत ही इसको हम जब देखते हैं तो इसको कह देते हैं ये बहुत ही मोनोटनस है। मोनोटनस का मतलब होता है जहाँ पर कोई चेंजेस ना हो, एक जैसे फीचर्स चलें, यानी कि कुछ भी आपको अलग ना दिखाई दे। मोनोटनी यानी जब आप एक रस, एक सार, एक जैसा ही चला जा रहा है। तो जैसे आपने देखा था यहाँ पर आपको इतनी अलग चोटियाँ मिलती थी, इतने दर्रे मिलते थे, इतनी वैलीज़ मिलती थी, पासेस थे, रेंजेस थी। इसमें अगर आप दूर से आप देखते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये एक जैसा एक रूप दिखाई देता है।
लेकिन इसकी जो एलिवेशन है यानी कि इसकी ऊंचाई है वो सिर्फ 200 मीटर ऑन एन एवरेज है अबव मीन सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो सिर्फ, अगर हम इसकी औसतन निकालते हैं तो सिर्फ 200 मीटर ऊंचाई है, यानी ये बहुत ही समतल मैदान है। सबसे ज़्यादा जो इसमें ये ऊंचा है वो है अम्बाला और सहारनपुर के पास, यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है वो है लगभग 291 मीटर बस। और ये जो है जो अम्बाला के पास ये वाटरशेड का काम करता है। वाटरशेड का मतलब होता है कि वो जगह जो नदी के पानी को 2 दिशाओं में बांट दे। यहाँ से क्या होता है कि जैसे ही अम्बाला के पास से जो कुछ नदियाँ हैं वो इंडस रिवर की तरफ चल देती हैं, जैसे कि आपकी सतलुज, ब्यास, घग्गर वगैरह, और कुछ नदियाँ हैं जो कि जैसे कि यमुना वगैरह, वो जो और बरसाती नदियाँ, छोटी नदियाँ या यमुना वगैरह है वो इस तरफ चल देती हैं। यानी कि वाटरशेड है, कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ नदियाँ हैं, कुछ गंगा की सहायक नदी बन जाती हैं और कुछ सिंधु नदी की सहायक नदी बन जाती हैं। तो अब तक जितना मैंने आपको कराया उसमें से कोई पूछ सकता है आपसे कि मैदानों के बारे में उनकी कुछ विशेषताएं बताएं, तो आप उसमें बताएंगे कि सबसे बड़ा मैदान है, सबसे फर्टाइल मैदान है, इसकी कितनी लंबाई है, भारत में कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और इसमें इसकी औसतन गहराई कितनी है, इसकी औसतन चौड़ाई कितनी है, और ये इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई अम्बाला के पास इसकी कितनी ऊंचाई है, क्या इसकी खूबी। वैसे इतना ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आते नहीं हैं। अभी इसमें से कुछ, ये चैप्टर इसलिए भी जो मैं टॉपिक करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे बनकर आते हैं, और श्योर है कि आपको पेपर में 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आता है कि इसको मैंने जैसे बताया कैसे बना, दोनों तरफ की नदियों ने इसमें सालों तक, कई लाखों सालों तक इसमें नदी का में तलछट ला कर जमा करती रही, और इस मैदान को इतना फर्टाइल, इतना अच्छा, इसको फ्लड प्लेन भी कहते हैं, यानी गंगा यमुना का, गंगा इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का ये बाढ़ का मैदान है। इसके बाद है आपका कि आप जियोमॉर्फोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसकी संरचना कैसे हुई है, या ये कितनी, इसमें कितने प्रकार की आपको संरचना दिखाई देती है, कितने प्रकार का इसमें आपको अलग अलग तरह का कॉम्पोजिशन दिखाई देता है। जो मैं आपको 6 बता रही हूँ, जिसमें कि भाबर, बांगड़, फिर आपका रे, फिर आपका तराई, फिर आपका जिसको रेहा कलर कहते हैं हम, उसके बाद आपका एक आता है खादर और बूर। ये 6 हैं। 6 में से आपको एक क्वेश्चन तो 2 नंबर का आएगा ही आएगा। और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बारे में बताइए, इसकी संरचना, तो आप 6 के 6 पॉइंट लिखेंगे, तथा इसका विभाजन तो मैं जो आगे आपको कराऊंगी, पंजाब प्लेन, हरियाणा पंजाब प्लेन, यमुना का अपर गंगा प्लेन, मिडल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, असम प्लेन, वो जब हम करेंगे राजस्थान प्लेन, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। तो आज मैं इसकी जियोमॉर्फोलॉजी कर रही हूँ, यानी कि इसका जो संगठन है या इसमें किस किस तरह के आपको फीचर्स दिखाई देते हैं। कहने को हम कह देते हैं इसका जो धरातल कैसा है, कि कहने को हम कह देते हैं बहुत मोनोटनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको हम डीपली पास से ध्यान से देखते हैं तो हमारे इसमें 6 प्रमुख तरह के टाइप्स निकल कर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है जिसका नाम है भाबर। ये एक छोटी सी बहुत ही नैरो, टाइट, तंग बेल्ट है जो शिवालिक फुटहिल के साथ चलती है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी, बस 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती है। ये इंडस रिवर से लेकर और तिस्ता रिवर तक फैली हुई है, ये वाली पूरी की पूरी बेल्ट है जो। और ये जो है, ये बड़ी बड़ी नदियाँ जब अपने साथ तेज़ी से हिमालय पर्वत से नीचे उतरती हैं, तो जैसे ही मैदान में पहुँचती हैं एकदम से उनकी स्पीड कम हो जाती है। जब भी नदी की स्पीड कम होगी या वॉल्यूम कम होगा, स्पीड का मतलब उसकी गति, वॉल्यूम का मतलब उसमें कितना पानी है, इन दोनों की जैसे ही कम होने के साथ ही उसको अपने साथ तलछट को बहकर ले जाने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो जो जैसे ही नदी यहाँ पर पहुँचती है तो ऊपर से पहाड़ों से बहुत बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, चट्टानें और छोटी तलछट लेकर आ रही होती है। तो तलछट को अपने साथ ले जाती है, इतने बड़े बड़े पत्थर जिसको आगे खींच कर नहीं ले जा सकती, वो यहाँ पर डंप कर देती है, छोड़ देती है। ये पूरी की पूरी
बेल्ट उन्हीं बोल्डर से, उन्हीं रॉक से, उन्हीं चट्टानों से, उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। और ये जो बेल्ट है ये आपकी शिवालिक फुट हिल्स में नदियों ने अलूवियल फैन के रूप में बनाई है। अलूवियल फैन होता है जिसको हम जलोढ़ पंख भी कहते हैं। अगर ये शिवालिक है तो यहाँ पर इस तरह से शेप में ये यूं अपनी तलछट जमा करती चली जाती है, और जब ये फ़ैन आपस में मिल जाते हैं तो ये इस बेल्ट का निर्माण होता है। ये सारा का सारा इसको हम इस बेल्ट का इस तरह से निर्माण होता है। ये जो है आपकी इसमें बहुत ही बड़े बड़े, जैसे मैंने आपको बताया, पत्थर, कंकर, अनअसॉर्टेड सेडिमेंट्स की बिना छटे हुए, ऐसा नहीं है कि बारीक है, ये है, सब तरह की चीज़ें मिक्स होती हैं। और ये पोरस है। पोरस का मतलब होता है कि क्योंकि इतने बड़े बड़े इसमें पत्थर हैं उनमें से पानी सीधा नीचे चला जाता है। पानी का मतलब है कि पूरी पूरी की नदी ही उसमें गायब हो जाती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं और ये बेल्ट शुरू होती है, नदियाँ एकदम से अंडरग्राउंड हो जाती हैं, यानी वो पत्थरों में से जैसे पहाड़ों से आती हैं अपने पत्थर छोड़ती है और ज़मीन में नीचे चली जाती है। और यहाँ पर पूरे में आपको पत्थर पत्थर दिखाई देते हैं और नदी बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसको हम ड्राई रिवर बेड कहते हैं, यानी सूखा नदी का जो आपको बेड को आप क्या कहेंगे, सूखा नदी का जो रास्ता है, जो वो उसका बनाया हुआ रास्ता जिसमें से वो गुजरती है, तो सब सूख जाता है। सिर्फ वहाँ पर नदी पानी नीचे चला गया और ऊपर आपको पुराना नदी का पुराना वाला एरिया दिखाई देता है। ये बेल्ट है, ये ईस्ट में बहुत ही नैरो है और वेस्ट में है थोड़ी चौड़ी हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट में और भी चौड़ी हो जाती है। इसमें एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है क्योंकि आपको पता है बहुत ही पथरीली है। मॉनसून में इसमें पानी आ जाता है और जो अदरवाइज़ आपको पूरा टाइम नदियाँ, सूखी नदियों का बेड दिखाई देता है। मॉनसून में नदी फिर से पूरी भरकर आती है और यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ जिनकी बड़ी बड़ी जड़ें हैं, जो कि पत्थरों में से निकलकर उसको पकड़ सकती है मिट्टी को, वो यहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो पूरा आपके अगर आएगा भाबर, भाबर का मतलब है, अगर ये नाम आता है, मेरा पेन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, हिंदी में भाबर और इंग्लिश में भाबर, तो आप इसमें 2 नंबर में ये सारा कुछ पता कर रहेंगे जो मैंने बताया है। ये हमारी पहली ज्योमोफोलॉजी की टाइप है जो हमें मैदान में मिलती है। दूसरी जो हमारी आती है उसको है तराई कहते हैं। तराई से आप, हिंदी में वर्ड है तर, तर का मतलब होता है गीला, गीला। हम भी कह देते हैं गला तर हो गया एकदम शरबत पीकर, या मैं कह देती हूँ, आप सब बच्चों को पता है जब हम लोग मकान बनाते हैं तो हम कहते हैं भाई तराई कर लो। तराई का मतलब होता है हम अपनी सारी पानी डाल कर उनको गीला करते हैं, ईंट को, सीमेंट को, जो भी हमने दीवारें बना रखी हैं। तो तराई से हमें समझ में आ रहा है कि ये वो प्रदेश है जो बहुत गीला है, ये बहुत मार्शी है, बहुत कीचड़ भरा है। क्यों? ये एकदम से भाबर के नीचे वाली जो बेल्ट है उसको तराई बेल्ट कहते हैं। ये वो बेल्ट है जिसमें कि ये नदियाँ जो नीचे चली गई थी वापस ऊपर निकल आती हैं। जैसे ही ऊपर निकलती हैं तो आपको पता है ये पूरा पानी से उसको कीचड़ कर देती हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर मिलते हैं, मलेरिया का बहुत प्रकोप रहता है। और ये जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है, और ये इन नदियों की, जैसे मैंने आपको बताया, पुरानी दोबारा से नदियाँ निकलती हैं लेकिन प्रॉपर उनका ड्रेनेज अच्छी नहीं है, तो सारे में कीचड़ कीचड़ हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि बहुत अच्छी मात्रा में पानी मिलता है तो बहुत थिक फॉरेस्ट मिलते हैं। इसमें यहाँ का जो एरिया है यानी कि पंजाब, उत्तराखंड और यूपी का, वो एग्रीकल्चर में अब बहुत ज़्यादा शुगर केन, राइस और वीट उगाने के लिए किसानों ने पूरी बेल्ट को साफ़ कर दिया। और वहाँ पर बहुत बड़े खेत हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज़ हैं और बहुत ही सुंदर उन्होंने अपना बना दिया है, लेकिन पेड़ सारे साफ़ कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि इस तरफ यहाँ से जैसे ही हम यूपी से इधर जाते हैं पूरा का पूरी आपको बेल्ट तराई देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत घने जंगल हैं और हमारे बहुत बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर जंगली जानवर दिखाई देते हैं। और इसमें जो है हमारे को, अगर आप देखते भी हैं तो वेस्ट में ये ज़्यादा अच्छी बेल्ट डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि पहले भी यहाँ पर ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं मिलते थे क्योंकि बारिश कम होती है। ईस्ट में ये बहुत ही प्रोमिनेंटली बेल्ट निकल कर आती है, हमें पूरी की पूरी एक दिखाई देती है कि हाँ भाबर के बाद तराई क्षेत्र चल रहा है जिसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, मार्शी कीचड़ वाला एरिया है, घने जंगल हैं और उनमें खूब सारे जंगली जानवर मिलते हैं। ये है आपका दूसरा जिसका नाम था तराई। तीसरा है बांगड़। बांगड़ या बांगड़, आप इसको बांगड़ ही लिखें।
ये जो है इसको अब आप भाबर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे कर जाते हैं और इसीलिए वो देते हैं कि बांगर के बारे में लिखेंगे तो आप भाबर लिखाते हो, भाबर पूछते हैं तो बांगर लिखाते हो। जो भाबर की वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो बांगर है ये आपका पुराना फ्लड प्लेन है, यानी बहुत पहले वो एरिया जहाँ पर नदियाँ बाढ़ के समय में अपना रेत जमा करती थी, लाइवी तलछट जमा करती थी, धीरे धीरे वो इतना ऊपर उठ गया कि अब उसमें फ्लड नहीं आता, अब उसमें पानी नहीं घुसता, अब उसमें नई मिट्टी नहीं मिलती। ये पुराने इसमें हमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, आपको गैंडे के, हिप्पो के, एलिफेंट्स के, राइनो के। और इसमें ये जो प्लेन एरिया है, ये जो प्लेन है ये रिवर के फ्लड प्लेन लेवल से ऊपर उठ चुका है, इसलिए इसमें फ्लड नहीं आती है। और इसमें रिवर मेंडरिंग यानी कि जो नदियाँ हैं जो अपना रास्ता बदल बदल कर चलती हैं, घूम कर चलती हैं, जिनको हम विसर्पाकार भी कहते हैं और इंग्लिश में रिवर मेंडरिंग कहते हैं। और इन सब से ये ऊपर उठ चुका है, यानी कि इसको उन्होंने रिवर ने मेंडर कर करके बिल्कुल, अब इसमें आपको कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं दिखते हैं, इसका अच्छे से उन्होंने अपर्दन किया हुआ है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि इसमें कंकड़ मिलते हैं। कंकड़ कहते हैं हम उन कैल्शियम के डिपॉजिट्स को, कैल्शियम के उन डिपॉजिट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो आपको इसमें कैल्शियम से बने हुए छोटे छोटे उसको कंकड़ कहते हैं। तो अगर आपके आ जाता है बांगर के बारे में बताएं तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे ये पुराना फ्लड प्लेन है, नंबर 2 पर लिखेंगे अब इसमें नई फ्लड नहीं आती है, नंबर 3 पर लिखेंगे इसमें कंकड़ के डिपॉजिट्स मिलते हैं जो कैल्शियम से बने हुए हैं, और नंबर 4 पर आप इसमें लिखेंगे कि इसमें फॉसिल्स मिलते हैं पुराने बड़े जानवरों के, जिसमें कि गैंडा, दरियाई घोड़ा और एलिफेंट्स आते हैं। नंबर 5 पर आप इसमें लिखेंगे कि इसमें रिवर मेंडरिंग और पुरानी रिवर्स के इरोजन के कारण अब ये हाईली इरोडेड है और इसमें ज़्यादा आपको फीचर्स दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है उसका नाम है खादर। ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये नया फ्लड प्लेन है। ये वो फ्लड प्लेन है जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, ये वो फ्लड प्लेन है जहाँ पर नदियाँ हर साल नई मिट्टी बिछा कर जाती है, ये वो फ्लड प्लेन है जहाँ पर बहुत ही फर्टाइल एरिया है, ये वो फ्लड प्लेन है जो नदियों के बिल्कुल साथ साथ चलता है। इस कारण से इसमें हर साल मानसून में पानी भर जाता है, गांव खाली हो जाते हैं, किसानों की ज़मीनें हैं वो सारी पानी से जलमग्न हो जाती हैं। जब पानी रिसीड करता है यानी वापस हटता है तो बहुत ही फाइन, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी को छोड़कर जाता है। पूरी यमुना गंगा दोआब है वो इस तरह से बना हुआ है। और इसमें ये जितने भी नदियों के बिल्कुल साथ साथ चलता है, इसमें कंकड़ की मात्रा बहुत कम होती है, और इसमें जितने भी हमें ऑर्गेनिक फॉसिल्स मिलते हैं वो आज की रहने वाली जानवरों के मिलते हैं। यानी आपको अब, क्योंकि हमारे को आप देखेंगे उत्तरी भारत के मैदान में आपको कहीं पर भी गैंडा, दरियाई घोड़ा या हाथी नहीं मिलता है इस एरिया में। तो इस ये वाला एरिया, तो यहाँ पर अब ये नई मिट्टी है तो इसमें आपको लेटेस्ट जो हमारे यहाँ पर लिविंग स्पीशीज़ रह रही हैं उनके आपको जीवाश्म मिलेंगे, पुराने बड़े जानवरों के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो ये आपका खादर है जिसके बारे में आप ये बताएंगे। कई बार आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन भाबर एंड बांगर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन खादर एंड बांगर, इस तरह से डिफ्रेंशिएट बिटवीन भाबर एंड तराई, ताकि आपको वो 2 नंबर का दोनों के बीच में अंतर बताने के लिए भी कह देते हैं। फिर आता है रे एंड कलर। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चे जो कि नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी की तरफ से हैं, इवन गुड़गांव से भी हैं, वो समझते हैं रेह क्या होता है या कलर हम बोलते हैं। ये वो ज़मीन है जो कि ड्राई एरिया में मिलती है, जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है जो शुष्क प्रदेश है। इसमें जब हम ज़्यादा इरिगेशन करने लगे हैं, या आम दिनों में भी नेचर की तरफ से भी कई बार होता था, लेकिन हमने ज़्यादा बढ़ा दिया किसानों ने। जब हम इसमें इरिगेशन करते हैं तो क्या होता है कि पानी तो उड़ जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन कैपिलरी एक्शन के कारण वो नीचे से, जो क्योंकि नीचे हमारे खारी पानी है, तो नीचे से वो जब पानी ऊपर चढ़ता है नमक ले आता है, पानी चला जाता है और उसके ऊपर पूरे खेत में नमक की लेयर बन जाती है, पूरी लेयर आ जाती है। बहुत ही इसको, ये ज़मीन है जो इनफर्टाइल हो जाती है, बैरन हो जाती है। और ये जो है इसमें बहुत ही नमकीन पूरी एक नमक की लेयर है, आपको यूपी और हरियाणा में ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी ज़मीनें बंजर होती जा रही है। जैसे जैसे हमने इरिगेशन को बढ़ाया है
और क्यों बढ़ाया है? क्योंकि जहाँ पर हम मोटा अनाज जैसे कि बाजरा उगाते थे, चना उगाते थे, उसकी जगह अब हम गेहूँ चावल उगाने के लिए ज़्यादा पानी देते हैं। जब हम नेचर से छेड़खानी करेंगे तो नेचर अपना असर दिखाएगी। तो हमारी बहुत बड़ी मात्रा में जो ज़मीनें हैं वो इनफर्टाइल बैरन हो चुकी हैं, रेहे बन चुकी हैं, कलर हो चुकी हैं। उसके बाद है लास्ट में आपका आता है भूड़। ये आपका एक मैंने बोला है रेहे, और अब आता है भूड़। ये गंगा नदी के किनारे जो आपके उनके किनारे हैं जो ऊपर उठ चुके हैं, जिस पर गंगा का फ्लड का पानी नहीं जाता है, उस जगह पर ख़ास तौर पर अपर गंगा यमुना दोआब में ये आपको कुछ बैंक्स, यानी कि बैंक्स में एम्बैंक्समेंट कहूँगी, यानी कि दीवार की तरह बने हुए कुछ आपको फीचर्स दिखाई देते हैं जो कि वायु ने बनाए हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये ड्राई एरिया है और यहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँचता है, तो गर्मियों में पवन अपने साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में मिट्टी को उड़ाती है, और जो थोड़ा सा भी जहाँ पर उसको कुछ भी रुकावट लगती है वहाँ पर छोड़ देती है, अगली बार वही रुकावट फिर पानी मिट्टी को रख लेती है, फिर रख लेती है। तो ये पूरे के पूरे आपके एम्बैंक्समेंट बन जाते हैं, यानी नदी के किनारे एक पूरी दीवार सी बन जाती है ऊंचाई पर, जिसको भूड़ कहते हैं। ये जितने भी फीचर्स यहाँ पर बनते हैं वो सारे वायु द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से बनते हैं। आज का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। अब हम जो कर रहे हैं आजकल उसका नाम है द ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया, या उत्तरी भारत का विशाल मैदान। ये वाला पोर्शन हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में पड़ता है। हम यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर हम यहाँ पूरा का पूरा कवर करेंगे। इसमें मैंने आपको इसके कुछ फीचर्स जैसे कि 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, 3200 किलोमीटर चौड़ा है ये मैदान। भारत में अकेला 2400 किलोमीटर चौड़ा नहीं, सॉरी, लंबा है। इसकी चौड़ाई है वो वैसे उन्होंने एवरेज 500 किलोमीटर, बाकी वेरी करती रहती है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा यमुना वाटर शेड, यमुना और इंडस का, गंगा का जहाँ वाटर शेड रहता है, यानी अम्बाला और सहारनपुर के पास ये एक वाटर शेड बनाती है। उसके बाद आप बताएंगे कि इसके ऊपरी जो बाउंड्री है वो शिवालिक है, जो निचली बाउंड्री है वो पेनिनसुलर प्लेटू का अपर पोर्शन है। उसके बाद आप बताएंगे कि जो मॉर्फोलॉजिकली हम इसको 6 इसमें नए तरह की, अलग अलग तरह की आपको फीचर्स दिखाई देते हैं, या वैरायटी या पॉइंट इसमें अलग अलग तरह के मिट्टी दिखाई देती है, या टाइप्स दिखाई देते हैं, जिसमें पहले का नाम है भाबर, दूसरे का नाम है तराई, तीसरे का नाम है बांगड़, चौथे का नाम है खादर, पाँचवें का नाम है रेहे और छठे का नाम है भू। अब आपके इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे। अब आपका जो होमवर्क है काफ़ी अच्छा बेटा, मैंने आपको जैसे बताया मैं बहुत खुश हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है। जब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी आप भेज रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ। फिर अच्छे बच्चे कोशिश करें टाइम पर दें, मैं देख लेती हूँ, लेकिन और हाँ, जो बहुत अच्छे भी हैं कुछ पर मैंने कमेंट्स नहीं दिए हैं क्योंकि मैं पूरा दिन आपके आते रहते हैं, मैं सबका देखती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं उन पर सब पर कमेंट दूँ। अब आपका लेकिन मेरे पास ये रिकॉर्ड रहेगा, और मैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इस बार आपकी बहुत अलग तरह से पढ़ाई, बहुत अलग तरह से नंबर लगने वाले हैं। तो बी वेरी रेगुलर, बी वेरी प्रॉम्प्ट वाइल डूइंग योर असाइनमेंट्स। अब आपका जो अगला काम है, मैंने आपको बताया था, आप इस तरह से पहले दिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे मैप बनाते हुए, दूसरे दिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तीसरे दिन आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अगर आपको कम करना है तो पहले दिन सिर्फ इतना, दूसरे दिन सिर्फ इतना, तीसरे दिन सिर्फ इतना, चौथे दिन इतना, पाँचवां इतना, छठा इतना, जैसे भी मन करे आप मैप तैयार करें। और आपका अब तक बहुत कम बच्चों ने, मुझे 1 या 2 बच्चों ने भेजा है जिन्होंने हिमालय का मैप भेजा है। अब आप मेरे को सारा हिमालय के मैप विद सम प्रोमिनेंट पीक्स एंड प्रोमिनेंट पासेस भेजेंगे। उसके बाद आप जब पीक्स लिखेंगे तो साथ में उसकी ऊंचाई भी लिखेंगे कितनी। आप टेबल भी बना सकते हैं, नीचे बना सकते हैं पीक्स की टेबल और आपकी पासेस की ऊंचाई की टेबल। अब आपका जो अगला काम है वो है आपको प्लेन बनाने का। आपका पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान के बारे में बताइए, तो आप सिर्फ इतना इतना इंडिया का मैप बनाएंगे, और उसमें मैंने आपको भेजा भी हुआ है वो एक मैप, उसमें आप जो मैं कल कराऊँगी उसकी आप मैप बना कर दिखाएँगे। और मेरे लिए जो आप काम करेंगे वो जो मैंने आज आपको भेजा है, इनके बारे में 2-2 लाइनें सिर्फ लिखकर, या इसका भी एक चार्ट बनाकर, ताकि आपको पेपर में आए तो आप चार्ट बना सकते हैं। आज आपका ये काम है, और साथ में ही मैं जब आपको दूसरा इसके साथ आप करेंगे डिवीज़न, जिसमें कि जो असली है
ये तो सिर्फ अगर आपको नाम भी आप लिख देंगे या कुछ भी मत लिखें, चलो हम इसको छोड़ देते हैं, आप इसको याद करें। मैं आपको बता रही हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो मैं कल आपको कराऊंगी, डिवीजन कराऊंगी, उसका आप मेरे को इसी तरह से चार्ट या टेबल बनाएंगे जैसे कि आपने मेरे को हिमालयाज़ की बनाकर दिखाई है। एक और है, आपने पिछली बार पेपर नहीं दिया, हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर दिए थे। बेटा 2 नंबर के क्वेश्चंस को सीरियसली लेना, उन्हें बेकार मत समझना कि कोई नहीं 2-3 कराऊंगी। अगर आप उसमें से 4 क्वेश्चन छोड़ाते हैं यानी आपके 8 नंबर गए। अगर आप बड़े क्वेश्चन में 16 नंबर के क्वेश्चन में बहुत कुछ भी लिखते हैं तो भी हम उनको, जब हम बहुत खुश होते हैं, हम आपको 12, 13, 14 देते हैं। कोई रेयर होता होगा जिसमें हम 15 देते हैं, नहीं तो आप 12, 13 पर रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन करते हैं तो हम 2 में से 2 बहुत ईजिली दे देते हैं। तो ये आपका सबसे स्कोरिंग है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इसमें आपके सबसे कम नंबर आते हैं, क्योंकि आप लोग इसको ज़्यादा करते ही नहीं हैं। आप इसको छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, जो आएगा पेपर में लिखाऊंगी, पड़ोसी से पूछ लूँगी, ये कर लूँगी, और इसलिए आपके इसमें सबसे कम नंबर आते हैं। तो आप इनको, जो मैंने आज का टॉपिक है, इसको ढंग से करेंगे। साथ साथ आप मेरे साथ, बहुत हमारा बड़ा सिलेबस है, तो आप इसमें फास्टली डेली के डेली बेसिस पे, आपको घर पे कोई काम नहीं है, आपको कॉलेज आने जाने में टाइम ख़राब नहीं हो रहा है, आपको अपने फ्रेंड से गप्पे मारने में टाइम ख़राब नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का कोई बीच में फ्री पीरियड्स में आपका टाइम ख़राब नहीं हो रहा है। आप मॉर्निंग में जैसे मेरी वीडियो आती है बैठें, उसको याद करें और जो काम दिया उसको करें। थैंक यू।